हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्टिब्रेटा की क्लासिफिकेशन देखी थी टोटल फिशेस तक। तो फिशेस को हमने पूरा क्लासिफाई कर दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एम्फीबिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ टेट्रोपोड कि टेट्रापोडा हमारे पास ओरिजिन किस तरह से हुआ। टेट्रापोडा का मतलब होता है एनिमल्स पोजेसिंग फोर लिम्स। ऐसे एनिमल जिनके पास फोर लिम्स होते हैं उनको हम टेट्रापोड कहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स होता है। जो हमारे पास फर्स्ट एम्फीबियन था लैब्रिंथोडोंट, वो हमारे पास बना था किससे? क्रोस्टोपिटेरिजाई फिशेस से, जो हमारे पास डिवोनियन पीरियड में इवॉल्व हुआ था। लैब्रिंथोडोंट हम इस ऑर्गेनिज्म को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमने इसका फॉसिल मिला तो हमने इसके टीथ कट करके देखे तो उसमें लैब्रिंथ लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे, इसीलिए हम इसको लैब्रिंथोडोंट कहते हैं। अब पानी में तो फिशेस अच्छी तरह रह रही थी, ऐसा क्या रीजन था कि वो पानी से बाहर निकल के आई और वो लैंड पे रहने लगी? वो एम्फीबियस कैरेक्टर्स उन्होंने क्यों अपने अंदर लाए? उसका रीजन क्या था वो देखते हैं हम। जो टेट्रापोड से डिवोनियन पीरियड के दौरान क्या हुआ कि ओशन में जो ऑक्सीजन का लेवल था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। ये भी एक रीजन था कि ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होती गई तो वो पानी से बाहर आने लगे। दूसरा क्या था कि टेट्रापोड मूव्स टू लैंड ड्यूरिंग द ड्रॉट पीरियड, ये भी एक रीजन था। तीसरा रीजन था when certainly early amphibians start laying eggs on land, they give better protection as land have less predator। अब क्या हुआ कि जब डिवोनियन पीरियड था तब जितनी भी लाइफ थी सब पानी में थी। पानी के बाहर कोई भी ऐसे मतलब पेड़ पौधे थे लिविंग मतलब एनिमल में नहीं था कोई भी। सारा जितना था पानी में था, जितना कंपटीशन था जो भी था वो इन वाटर था। तो इस दौरान कई सारे ऑर्गेनिजम्स ने क्या देखा कि अगर वो पानी के बाहर आके एग ले करते हैं तो वहां उन एग की प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छी तरह से होती है। ये भी एक रीजन था उनका फॉर मूविंग टू लैंड। लास्ट रीजन क्या था कि लैंड हैज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, स्पेस, शेल्टर एंड ब्रीडिंग ग्राउंड। मतलब क्या कि पानी के बाहर ऑर्गेनिजम्स कम, वहां कंपटीशन कम, वहां अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा, वहां मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड की प्रोटेक्शन ज्यादा, तो वहां चलना उन्होंने ज्यादा अच्छा समझा। अब देखते हैं चेंजेस दैट अकर टू एम्फीबियन विद रिस्पेक्ट टू फिशेस। मतलब ऐसी क्या क्या चेंजेस आए फिशेस में कि वो एम्फीबियन बन गई। एम्फीबियन बनने के लिए क्या क्या चेंजेस उन्होंने इख्तियार किए, क्या क्या इवॉल्व हुआ उनमें, वो देखते हैं। सबसे पहली बात, लिम्स जो है इवॉल्व हुए टू सपोर्ट द बॉडी एज लैंड एज ऑन लैंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑन इक्वेटिक इन्वायरमेंट। Skin lost the scales and become as accessory respiratory organ. Gills were absent and lost in adults. Lung became the main respiratory organ और इसके साथ साथ हमारे पास स्किन भी रेस्पिरेशन में हेल्प करने लगी। वर्टिब्रेटा जो है हमारे पास इवॉल्व हुई टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी। Hyomandibular of second visceral arch transform into columella of air ossicle for perception of vibration and sound. Skull developed occipital condyles for better articulation of head. नेक जो है डेवलप हुई सो दैट हेड कुड मूव अपसाइड डाउन, इस तरह से मूवमेंट हो पाई। ये भी हमारे पास एम्फीबियन में ही डेवलप हुआ। मसल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर टू फिट द बॉडी। Eggs become smaller and still laid in water or moist condition as they are amphibian। अब हमारे पास फॉसिल एविडेंसेस क्या है कि टेट्रोपोडा किस से इवॉल्व हुए, मतलब किन फिशिस से इवॉल्व हुए, किस तरह से इवॉल्व हुए, किसी और ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए, किस तरह से इवॉल्व हुए टेट्रोपोडा, इसके हमारे पास फॉसिल के कुछ एविडेंसेस हैं। सबसे हमारे पास आता है ट्रांजिशन उनमें किस तरह से हो। हमें तो ये तो जनरली हमें पता है कि हमारे पास लैब्रिंथोडोंट जो है हमारे पास फर्स्ट एम्फीबियन थे जो क्रॉसोपेटेरिजियन फिशेज से हमारे पास बने थे, लेकिन इनके बीच में क्या सीक्वेंस था, जनरल सा सीक्वेंस देखते हैं और एक दो डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास है यूस्थीनोप्ट्रॉन। इसमें क्या था, ये लोब्ड फिश फिन थे, इसमें लिम्स हैव डिजिट, लंग्स थे, मोबिलिटी इन नेक थी, लेकिन ये फिर भी अभी वाटर में ही रह रहा था। फिर आया तिक्टालिक आया हमारे पास, ये हमारे पास लोब्ड फिन थे और इनका फ्लैट हेड था, ये थोड़ा थोड़ा पानी से बाहर आया करते थे। फिर हमारे पास आए इकेंथोस्टिगा, इसमें इकेंथोस्टिगा एंड इस्थियोस्टिगा,
इनके हमारे पास फ्लैट हेड थे, वेबिंग इन फीट्स थी, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन थे और ये पानी से बाहर आया करते थे। इस तरह से हमारे पास डेवलपमेंट हुई फ्रॉम फिशेस टू एम्फीबियंस। अब इनके साथ साथ आपको एक डायग्राम देखनी है कि किस तरह से इनके जो लिम्स थे फिन से हमारे पास डेवलपमेंट हुई, मतलब लिम्स की, फिन से कैसे हमारे पास लिम्स बने जो हमारे पास आ जाए विद डिजिट, वो देखना है। सबसे हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि क्रॉसोपटेरिजियन फिशीज से हमारे पास एवोल्यूशन हुआ एम्फीबियंस का। तो क्रॉसोपटेरिजियन फिशीज के फिन्स में ऐसी क्या एवोल्यूशन हुई कि हमारे पास लिम्स इवॉल्व हुए। इस तरह से हमारे पास फिन्स थे जिसको हमारे पास बोनी स्पोर्ट था। इस तरह से एक ह्यूमरस थी, ये हमारे पास अल्ना था, रेडियस था, ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये हमारे पास फिनरीज थे। ये इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम कम था और इनमें इलोंगेशन बहुत कम थी। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ते गए, इस तरह से देखिए, इसकी ह्यूमरस की इलोंगेशन हुई और साथ में जो गैप था, गैप किसके बीच में, गैप बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट मतलब ह्यूमरस, अल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल के बीच में ये गैप कम होते गया, कम होते गया। फिर आगे हम जब तिकतालिक में आते हैं तो वहां देखते हैं कि डिजिट्स जो है, वहां डिजिट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई, रूडामेंट्री डिजिट्स बनने लगे और ह्यूमरस की और ज्यादा इलोंगेशन हुई। लेकिन जब हम अकेंथोस्टिगा में आते हैं, यहाँ पे हमें कंप्लीट डिजिट फॉर्मेशन दिखती है और इस तरह से इनके बीच में, पैरों के बीच में वेबिंग दिखती है। इस तरह से पैरों के बीच में वेबिंग दिखती है, ह्यूमरस की और ज्यादा इलोंगेशन हो जाती है और जो हमारे पास रेडियस और अल्ना थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू तिकतालिक। बस जब भी हमें एवोल्यूशन पे आएगा कि टेट्रापोड किस तरह से इवॉल्व हुए, फॉसिल तो हमें लिखने ही लिखने और उनके साथ हमें इस तरह से तीन हमारे पास कंपैरिजन के लिए उनके लिम्स भी बना देते हैं। आगे देखते हैं हम क्लास जो एम्फीबिया है, इसको हमने तीन सब क्लासेस में आगे फर्दर डिवाइड किया। लैब्रिंथोडोंटिया, इसमें एक्सटिंक्ट फिश एम्फीबियंस ही आते हैं। लेपोस्पोंडाइली, इसके अंदर भी एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस ही आते हैं। सिर्फ एक ही ऐसी क्लास है जिसमें हमारे पास लिविंग एम्फीबियन इस वक्त प्रेजेंट है, वो है लिस एम्फीबिया, प्रेजेंटली लिविंग है और इनके आगे फर्दर तीन ऑर्डर हैं। सबसे पहले ए न्यूरंस, यूरोडेल्स और एपोडा। सबसे पहले हम देखते हैं एक टिपिकल एम्फीबियन जो हमारे पास लिविंग है, लिस एम्फीबिया, उसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले एम्फीबियस लाइफ होती है उनकी जनरली, मतलब जो टेडपोल या लार्वा होता है वो इन वाटर ही होता है, लेकिन जो एडल्ट होता है वो इन वाटर और इन लैंड दोनों में ट्रांजिशन करता रहता है। तीसरा, टेडपोल स्टेज में हमारे पास 3 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। एडल्ट में ये गिल्स जो हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं और हमारे पास डेवलपमेंट होती है, मतलब रेस्पिरेशन होती है थ्रू लंग्स एंड थ्रू स्किन। टेट्रापोड होते हैं ये, लिम्स विद डिजिट इनके पास होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मिडल ईयर प्लस एयर ऑसिकल इनमें प्रेजेंट होती है और एबिलिटी ऑफ हियरिंग आ जाती है इनमें। किडनी जो है मीजोनेफ्रिक होती है। फिशीज में भी मीजोनेफ्रिक ही किडनी होती है, लेकिन ये मेटानेफ्रिक की तरफ इवॉल्व हो रही होती है, ये मीजोनेफ्रिक से थोड़ी ज्यादा एडवांस होती है। नियोटेनी इसमें देखी जाती है, नियोटेनी पूरा एक टॉपिक है। नियोटेनी देखी जाती है जिसमें रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर्स है, यूरोडेल्स एग्जांपल। वर्टिबल कॉलम है वो है प्रोसीलस होती है। वर्टिबल कॉलम प्रोसीलस और एम्फीसीलस दो तरह की होती है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। जो हमारे पास प्रोसीलस होती है उसमें दोनों तरफ से इस तरह से होता है, दोनों तरफ से इस तरफ से इस तरह से होता है उसमें, और जिससे हमारे पास मतलब बैक की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर मतलब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर उसका कमजोर होता है। मोबिलिटी तो इंक्रीज होती है लेकिन वो बॉडी को उतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती। लेकिन एम्फीबियस को क्या होता है कि पानी से बाहर आना पड़ता है, पानी से बाहर सॉरी गलत बोला मैंने, वो प्रोसिलस नहीं, वो एम्फीसिलस था। एम्फीसिलस में इस तरह से होती है, फिशेज में एम्फीसिलस होती है जिससे मोबिलिटी इंक्रीज होती है, और आगे जैसे एडवांस होते चलते हैं ऑर्गेनिज्म, एम्फीबियंस में आती है प्रोसिलस आती है, जिसमें खाली एक साइड से इस तरह से कन्वेक्स शेप होती है, जिससे हमारे पास मूवमेंट तो थोड़ी बैक की डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इससे हमें ज्यादातर इसमें सपोर्टिंग बॉडी को सपोर्ट करने में ज्यादा हेल्प करता है। अब आगे हम देखते हैं ए न्यूरा के जनरल फीचर्स क्या है, कि ए न्यूरा में लैक टेल करती है। मेन जनरल फीचर्स ए न्यूरा का क्या है कि दे लैक टेल, दे आर टेललेस। दूसरा, टेडपोल जो है एक्वेटिक लाइफ होती है और उसमें एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट जो है टेरेस्ट्रियल होता है लेकिन उसमें स्किन और लंग से रेस्पिरेशन होती है। मेल जो है लैक कॉपुलेटरी ऑर्गन, उनमें स्यूडो कॉपुलेशन होती है जिसको हम
एम्फिलेक्सिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल जो होता है फीमेल की बैक पे चढ़ता है, फीमेल को रब करता है और वो बाहर एग छोड़ती है, और मेल भी बाहर अपना स्पर्म छोड़ता है और बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल फोर लिम्ब जो है मॉडिफाई हो जाता है, आगे स्वेलिंग हो जाती है, और जिससे वो फीमेल की बैक पे से चिपक जाता है और जिससे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। स्केल लेस बॉडी होती है और हाइंड लिम्स जो है लार्जर देन द फोर लिम्स होते हैं। एग्जाम्पल हाइला, पीपा, हाइलो बैट्रिकस। अब इसमें हमारे पास मेन एग्जांपल आती है एक फ्रॉग और टोड। एक फ्रॉग और टोड में मेन डिफरेंस क्या होता है? जो फ्रॉग होता है उसकी सिलेंडर लिम्स होती हैं, पतले लिम्स होते हैं, और उसमें क्या होता है कि स्मूथ स्किन होती है, और उसके अंदर पैराटॉइड ग्लैंड जो टोड में खाली प्रेजेंट होता है वो उसके अंदर एब्सेंट होता है। ये मेन फीचर होते हैं। और जो हमारे पास फ्रॉग होता है वो जंप करता है और जो टोड होता है वो हॉप करता है। इसमें हमारे पास वाटरी स्किन होती है, वाटी स्किन होती है जो हमारे पास टोड होता है। अब यूरोडेल्स की क्या जनरल फीचर आ गई? यूरोडेल्स आर टेल्ड एम्फीबियंस। लिम्स जो है इक्वल लेंथ होते हैं, स्किन जो है स्केललेस होती है। मेल में अभी भी कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर सीडो कॉपुलेशन नहीं होती। फीमेल बाहर छोड़ती है, मेल भी बाहर छोड़ता है, और फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें एक्सटर्नल लार्वा एक्वेटिक होता है, एडल्ट टेरेस्ट्रियल होता है, और उसमें नियोटेनी देखने को मिलती है यूरोडेल्स में। एग्जाम्पल सैलेमेंड्रा, एम्बिस्टोमा। अब तीसरी क्लास आ गई हमारे पास एपोडा। दे आर लिम्बलेस, उनमें लिम्स नहीं होती, सिलेंड्रिकल लेगलेस बॉडी होती है लाइक स्नेक। दे आर बोरोअर इन वेट मड। मेल जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट, तो प्रोड्यूसेबल कॉपुलेटरी ऑर्गन इसमें होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, माइन्यूट स्केल जो है स्किन की ग्रूव्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आ गया यूरोटाइफिलस और इस्थियोफस। अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमें एम्फीबियंस में मिलता है, वो है कि दे शो पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ द यंग वन अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट। तीन तरह के हमारे पास जनरली ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आर स्ट्रेटेजिस्ट। आर स्ट्रेटेजिस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग अपने प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो पेरेंटल केयर शो नहीं करते हैं। दूसरे हो गए के स्ट्रेटेजिस्ट, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत कम फ्यू आगे प्रोजेनी बढ़ाते हैं, लेकिन वो पेरेंटल केयर शो करते हैं। और तीसरी आ गई, और बीच में आ गए और के स्ट्रेटेजिस्ट। ये क्या होते हैं? कम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब के से थोड़ा ज्यादा और आर से थोड़ा कम, और ये पेरेंटल केयर भी शो करते हैं। इसी में आता है हमारे पास एम्फीबियंस। अब पेरेंटल केयर दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर, और दूसरी होती है डायरेक्ट पेरेंटल केयर। इनडायरेक्ट में क्या होता है? एडल्ट नॉट प्रेजेंट बट इंश्योर एग्स आर प्रोटेक्टेड। ऐसे स्ट्रक्चर में एग्स देता है कि वो इंश्योर हो जाए कि एग्स जो है हमारे पास प्रोटेक्टेड हो। डायरेक्ट वन क्या होगा कि एडल्ट जो है खुद ही केयर करता है, वहीं बैठे रहते हैं और अपने एग्स की प्रोटेक्शन करता है जब तक ना यंग वंस उसमें से हैच हो जाए। अब हमारे पास इनडायरेक्ट का एग्जांपल आ गया बिल्डिंग नेस्ट, नर्सरीज और हैचरीज। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सबसे पहली एग्जांपल क्या है हमारे पास? रेकोफोरस मालाबारिकस। इसमें क्या होता है कि किसी पॉन्ड या ट्री के ऊपर फीमेल जो है फोमी सिक्रीशन सिक्रीट करती है और उसी के अंदर अपने एग ले करती है। मेल आता है, उसकी पीठ पे चढ़ता है, सीडो कॉपुलेशन करता है और अपने स्पर्म उसी में ले करता है। वो उस पे रहता है, और जो ही उसमें से हैच होता है, नीचे वाटर बॉडी होती है, ट्री से वाटर बॉडी में गिर जाता है हमारे पास यंग वन। दूसरा आ गया हमारे पास रैंकोफोरस श्लेजली। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल इस तरह से बोरो बनाते हैं अंडर वाटर। इस तरह से बोरो बनाया मेल और फीमेल ने, और इस तरह से हमारे पास इनक्लोजर बनाया, और इसमें हमारे पास फीमेल अपना फोम ले करती है, उसके अंदर एग फर्टिलाइज होते हैं, और इस तरह से इस यहाँ पे एक एग्जिट बनाते हो। इस एग्जिट से टेडपोल हमारे पास स्विम करके वाटर बॉडी में चले जाते हैं। दूसरा आ गया हमारे पास बेसिन शेप्ड नेट। इसके अंदर हाइला फेबर बनाता है। ये क्या करता है कि मेक बेसिन शेप्ड नेट और नर्सरीज इन शॉलो वाटर और बॉर्डर ऑफ पॉन्ड। फीमेल डिग होल, मेक वॉल अराउंड देम। Inside the wall, smoothened by hands, and eggs are laid. During heavy rain, the wall of enclosure are destroyed and eggs are come out. तीसरा आ गया हमारे पास ट्री नेस्ट। फाइलोमेडुसा हाइपोकॉन्ड्रियल्स ये बनाते हैं, या नेस्ट ऑफ ट्री लीव्स। इसमें क्या होता है कि जो
फीमेल एग ले करती है इस तरह से, दो पत्ते उनको जोड़ देती है सेक्रेशन से, और उनके बीच में एग ले करती है। जब हैच हो जाते हैं वो पानी में नीचे गिर जाते हैं। तीसरा आ गया हमारे पास जिलेटिनस बैग। इसमें इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक सॉसेज शेप ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग बनता है, जो अटैच होता है किसी ट्विग से। एक मतलब जिलेटिनस बैग बनेगा जिसके अंदर बहुत सारे एग होंगे, उसको एक ट्विग के साथ जोड़ के, ट्विग के साथ वो अटैच होता है और वो पानी में ही रहता है, उसको बोलते हैं जिलेटिनस शीट। और जब ये होता है तो हमारे पास इसमें से हैच होगा टेडपोल, और वो सीधा पानी में ही आएगा। अब हमने इनडायरेक्ट केयर तो देखी, अब हम देखते हैं डायरेक्ट केयर कैसे होती है, कि जिसमें खुद पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं फॉर पेरेंटिंग। सबसे पहला आ गया कॉइलिंग अराउंड द एग्स। स्टोफिस आता है इसमें। इसमें क्या होता है, फीमेल ले एग इन बर्रोज एंड कॉइल अराउंड देम अंटिल दे हैच। एक और एग्जांपल आ गई सैलामेंडर लिथोडोन, जो है वो भी कॉइल करता है अराउंड एग्स के, जिससे हमारे पास आगे चल के जब वो एडल्ट बनते हैं तो वो तब तक उनकी प्रोटेक्शन करता है। दूसरा आ गया एग्स ग्लूड टू द बॉडी। इसमें आता है डेस्मोग्नाथस सैलामेंडर एग। ये फीमेल कैरी स्ट्रिंग्स ऑफ एग अराउंड हर नेक। ये नेक के अराउंड स्ट्रिंग्स कैरी करती है, ये दिखता है जैसे लुक लाइक पर्ल्स नेकलेस। रेकोफोरस रेटिकुलेटस। इसमें एग्स जो है ग्लूड टू द फीमेल बॉडी एट द बैक। एग्जाम्पल एग्स इन बैग पाउचेस। इसमें पीपा अमेरिकाना आता है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन बैक ऑफ द फीमेल बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। एग्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ द ओविडक्ट एंड पॉकेट्स ऑन द स्किन। ईच एग गेट कन्वर्टेड covered by skin growth and grows on the female back, and adult larva get outside through back pouch. Organs of brooding pouch, राइनोडर्मा डार्विनी। इसमें क्या होता है कि मेल कीप्स द एग इन वोकल सैक, फुली फॉर्म फ्रॉगलेट्स emerge out from the mouth। इसमें एक एक्सटिंक्ट फॉर्म भी आती है, रियोबैट्रिकस साइलस। फीमेल कीप एग्स इन द स्टोमक एंड टेडपोल्स कम आउट फ्रॉम इट। और बहुत सारे हमारे पास ओवोविविपैरिटी भी शो करते हैं, जिसमें एग्स जो है ओविडक्ट में ही रिटेन होते हैं और फुली फॉर्म फ्रॉगलेट्स आर गिवन बर्थ। एक और एग्जांपल आ गई अफ्रीकन अफ्रीकन बुल फ्रॉग, पिक्सीस फैलिस जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह से बाहर पहले ये क्रिएट करते हैं पॉन्ड के साथ में और इसको बंद कर देते हैं। इसमें हमारे पास फीमेल एग ले करती है और इधर हमारे पास जो मेल फ्रॉग है वो इधर ही रहता है। जब ये टेडपोल बन के मेल फ्रॉग यहाँ से एक चैनल क्रिएट करता है, मेल फ्रॉग खुद ही चैनल क्रिएट करता है, तब तक उनकी केयर करते हैं, चैनल क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे पास टेडपोल जो है मेन वाटर में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक और आखिरी टॉपिक इसमें पार्ट में, जो है नियोटेनी इन एम्फीबियंस। नियोटेनी क्या होता है, रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर्स। नियोटेनी दो तरह से होती है, मतलब दो टाइप से होती है। एक होती है पैडोजेनेसिस, एक होती है पैडोमॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है कि पैडोजेनेसिस में क्या होता है कि जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है वो हमारे पास फास्ट होती है एज कंपेयर टू सोमैटिक ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं पैडोजेनेसिस। और पैडोमॉर्फोसिस उसमें होती है कि होनी तो टाइम पे थी, मतलब 5 साल लगने थे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और सोमैटिक ग्रोथ के लिए। 5 साल हो गए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो गई, लेकिन क्या हुआ कि सोमैटिक ग्रोथ डिले हो गई। इस तरह से हमारे पास होती है पैडोमॉर्फोसिस। जो ये पैडोजेनेसिस और पैडोमॉर्फोसिस है, बोथ रिजल्ट इन द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर्स। अब इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नियोटेनी। नियोटेनी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली आ गई ऑब्लिगेटरी नियोटेनी। इसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ यूरोडेल्स होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस पूरी तरह नहीं कर पाते हैं, और उन मतलब उनमें क्या होता है कि जब हम इंड्यूस्ड उनमें मेटामॉर्फोसिस करें, मॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जरूरी होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें इंड्यूस्ड थायरोक्सिन हार्मोन दें फिर भी वो मेटामॉर्फोसिस ना कर पाए, उस तरह के बोलते हैं ऑब्लिगेटरी नियोटेनी। इस ऑब्लिगेटरी नियोटेनी का रिजल्ट क्या होता है कि रिटेंड एक्सटर्नल गिल्स होते हैं और इक्वेटिक हैबिटेट में ही वो रह पाते हैं, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में नहीं आ पाते हैं। एग्जांपल जीनस साइरन और प्रोटियस। इंड्यूस्ड ऑब्लिगेटरी नियोटेनी, इसमें क्या होता है मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं हो पाती है बिकॉज देयर इज लेस कंसेंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, लेकिन जब हम उन्हें इंड्यूस्ड थायरोक्सिन हार्मोन देते हैं उनमें नियोटेनी हो पाती है। और एग्जांपल आगे एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनम,
एम्बिस्टोमा मैक्सिकैनन हमें मैक्सिको में मिलता है। इसमें क्या होता है कि इनफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता बॉडी में, लेकिन लैब में जब हम इससे 20 mg का थायरॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं विद रिंगर लैक्टेट, मतलब 25 mg उसके पर बॉडी वेट, कितना उसका बॉडी वेट ग्राम्स में है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 25 mg देना है थायरॉक्सिन, और रिंगर्स लैक्टेट उसके साथ इंक्लूड करते हैं। और जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, उसमें कॉडल फिन गेट रिसॉर्ट, कॉडल फिन उसमें खत्म हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, और उसमें क्या क्या होता है, कॉडल फिन खत्म हो जाता है, एक्सटर्नल गिल्स डीजनरेट, स्किन प्लस लंग से रेस्पिरेशन होती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तीसरा आ गया फैकल्टेटिव, हमारे पास मेटामॉर्फोसिस, इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है, नियोटेनी अक्कर होती है टू अवॉइड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लाइक ड्रॉट एंड लैक ऑफ फूड। जब ड्रॉट आता है और एक एम्फीबियन को मेटामॉर्फोसिस करना होता है, लेकिन वो उस वक्त मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है, मेटामॉर्फोसिस में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, वो क्या करता है कि डोरमेंट स्टेज में ही रह लेता है, मतलब नियोटेनी करता है अनटिल द कंडीशंस बिकम फेवरेबल। वो क्या करता है, मिसाले वाटर में है, वाटर में जाके वो मड में बरो हो जाता है, मतलब सुराख निकालेगा और उसके अंदर रह लेगा। एग्जाम्पल आ गया एम्बिस्टोमा टाइग्रिनम सैलेमेंड्रा। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है हमारे पास नियोटेनी के। नियोटेनिक एम्फीबियंस लिव इन स्टेबल इक्वेटिक हैबिटेट विच एलो सर्वाइबिलिटी अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में ये हेल्प करता है फॉर सर्वाइबिलिटी। दूसरा, सम salamander कैन गो मेटामॉर्फोसिस इट वाटर ड्राइज अप एंड रिमेन्स नियोटेनिक, प्रोवाइड एवोल्यूशनरी प्लास्टिसिटी। स्किपिंग मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस में बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूजेज होता है, लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनिज्म इसको स्किप कर लें, मतलब मेटामॉर्फोसिस ना करें और नियोटेनिक रहें, तो उससे क्या होता है, एनर्जी सेव रहती है जिसको वो यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तीसरा, रोल इन स्पीसिएशन, मतलब अलग अगर कोई पॉपुलेशन है वो खाली नियोटेनिक ही रहे तो वो दूसरी पॉपुलेशन से अलग हो जाती है और हमारे पास एक न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। persistent neotenic population they become reproductively isolated। अगर persistent neotenic population हमारे पास हो, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है फ्रॉम अदर्स लीडिंग टू स्पीसिएशन। इस तरह से ये टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए वो टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहां से जाके इस नोट्स को भी आप चेक कर सकते हैं।